बिजली 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 कहाँ से आती है ये बिजली? पंखा चल रहा है तो बिजली, टीवी चल रहा है तो बिजली, और तो और अब हमारी कार और मोटरसाइकिल भी बिजली से चलने लगी है। सबको पता है कि ये बिजली हमारे शहर से दूर स्थित थर्मल प्लांट से बनती है, एटॉमिक प्लांट से बनती है। पर बहुत से कम लोग जानते हैं कि थर्मल प्लांट कैसे काम करते हैं, एटॉमिक प्लांट कैसे काम करते हैं। इन थर्मल प्लांट में कितने लोग अपने पूरा डेडिकेशन से 24 घंटे 365 दिन लगातार बिना किसी होली दिवाली की छुट्टियों के काम करते हैं, ताकि हमारे जैसे बड़े बड़े शहरों को लगातार बिजली की सप्लाई होती रहे और हम हमारी दिनचर्या आसानी से बिताते रहें। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम ये सीखेंगे कि थर्मल प्लांट में बिजली कैसे बनती है और कितने लोग वहां पर अपने पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं, जिस कारण हमें हमारे घरों तक आसानी से बिजली उपलब्ध हो सकती है। तो चलें आगे चलते हैं। दोस्तों, थर्मल प्लांट की सबसे बेसिक सी साइंस यह है कि इसमें कोयला या किसी भी रूप से हम ईंधन जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी की भाप बनाते हैं और उस भाप से टरबाइन घुमाते हैं और उससे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो हमारे घरों तक हाई वोल्टेज तारों से सप्लाई होती है, हमारे घरों तक पहुंचती है। तो सबसे पहले कोई भी जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट फैले होते हैं, जो 3-3, 4-4 किलोमीटर के वाइड एक एरिया में फैले होते हैं, उनका सबसे ज्यादा जगह घेरती है ये कोल माइंस। कोल माइंस में कोयला भारत देश के अलग अलग जगहों से, जहां पर कोयले की खदान होती है, वहां से रेल मार्ग की सहायता से कोयले को उन थर्मल प्लांट से पहुंचाया जाता है। थर्मल प्लांट में कोयला आपने अपने घरों के आगे कभी स्टेशन में आपने कभी देखी होगी कि बड़ी बड़ी ऐसी ट्रेन्स जो होती हैं ये कोयला भर भर के लेके जाती हैं। तो कोयला जब इन ट्रेनों की मदद से इन प्लांट्स में पहुंचता है, तो यहाँ पे इन प्लांट में एक अलग से कोयला प्लेटफॉर्म बनाया रखा रहता है, जहाँ पे ये ट्रेन जाकर ऐसे खड़ी होती है। और आज इस वीडियो में मतलब मैं ऐसा एनिमेशन दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको घर बैठे वीडियो से यूं लगे कि आप खुद प्लांट विजिट कर रहे हो, आप अच्छे से उसकी कार्य प्रणाली को समझ सको। तो अब मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, देखना आप कैसे ये ट्रेन आई है और इस पूरी ट्रेन को एक पूरी मशीन ने पकड़ लिया है। अब इसको कैसे ये उलट के सारा कोयला जो है नीचे जमीन के नीचे इन्होंने कोयले की पूरा बनाया रहता है इकट्ठा करने का, वहां पे जाके ये पूरा पलट देगी, जिससे कोयला नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और एक ये दूसरे विधि से जब ट्रेन यहां पर पहुंचती है तो उसके बाद नीचे के ट्रेन के ये गेट से खोल दिए जाते हैं और कोयला इससे नीचे गिरते हुए, अभी देखना आप वीडियो में, ये नीचे गिर के ये पूरा नीचे जो ये छेद की सहायता से कोयला नीचे जाके इकट्ठा होता रहता है। पूरा इन्होंने एक नीचे एकत्रित करने की जगह बनाई रहती है। अब दोस्तों, आपने देखा कि दो विधियों से जो है मालगाड़ी ट्रेन से कोयले को निकाल लिया गया और कोयला निकालने के बाद देखो इस ट्रैक पे गाड़ी आई थी और कोयला इन्होंने निकाल के नीचे पूरा ये कोल को इकट्ठा करने का एक कोल लैंड बनाया रहता है। यहाँ पे कोल हैंडलिंग की पूरी अलग से टीम होती है, जो कम से कम 1.5 MT यानी 1.5 मीट्रिक टन का कोयले का यहाँ पर स्टॉक करके रखती है, जो कि थर्मल प्लांट के लिए 40 दिन का रिजर्व स्टॉक रहता है। क्योंकि अगर एक बार भी आप कल्पना करके देखो कि अगर थर्मल प्लांट में कोयला खत्म हो गया तो बीकानेर जैसे बड़े बड़े 5 से 7 शहरों की पूरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ठप हो जाएगी। तो कोल माइनिंग, कोल हैंडलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी थर्मल प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण विभाग रहता है, जहां पे कोयला का पूरा सामान संभाला जाता है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कोल माइन का जो कोल को स्टोर करने का वो एरिया कितना बड़ा और कितना कोयला रिजर्व मात्रा में वहां पर पड़ा रहता है। अगर वहां से एक एक मजदूर कड़ाई भर के कोयले को थर्मल प्लांट तक लेके जाएगा तो ऐसे तो सालों तक की बिजली नहीं बनेगी। तो कोयले को इस एक पूरी मशीनरी रहती है जो जबड़े नुमा, जिसके आगे क्या करती होती है कि यहाँ से कोयले को भरती है और पीछे इसके कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, कन्वेयर बेल्ट से पीछे लेके आती है और ये आगे अभी देखते हैं कि वीडियो में अपना कैसा पूरा काम करता है। अब ये देखो दोस्तों, ये जबड़े नुमा जो मशीन है ये पूरा यहाँ से कोयले उठाती है और एक कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है इसका। ये कन्वेयर बेल्ट पूरा यहाँ पे कोयला आके पीछे और इस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे पल्वराइजेशन को, ये जो कोयले को है स्टोन क्रशर की तरफ बढ़ता है आगे। कन्वेयर बेल्ट की सहायता से बड़े बड़े कोयले के पीस को स्टोन क्रशर तक ले जाया जाता है, जहां पे कोयले के बड़े पीस को तोड़कर छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस छोटे छोटे पीस को आगे कन्वेयर बेल्ट की सहायता से फिर पल्वराइजर मशीन की तरफ लेके जाया जाता है, जो उसको एकदम बारीक पाउडर के रूप में जो है निर्मित कर देता है। जैसे हमारे घर में गेहूं को पीसने के बाद आटा आता है या फिर हम डेली यूज में पाउडर यूज करते हैं, वैसे एकदम कोयले का बारीक पाउडर बना लिया जाता है। कोयले को बारीक पाउडर बनाने के पीछे भी एक वजह है। ये वजह यह है कि अगर सीधा कोयले को हम भट्टी में जलने के लिए भेज देंगे तो एक तो उसकी राख ज्यादा होगी और वो अच्छे से जल नहीं पाएगा, हमको इकोनॉमिकली थोड़ा सा घाटा होगा। इसलिए अगर हम कोयले को पीस कर भट्टी में डालेंगे, एकदम बारीक पाउडर बनाकर भट्टी में डालेंगे, तो कोयला 100% जलने की जो है पूरी उसकी उम्मीद रहेगी और हमको इकोनॉमिकल हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और राख भी जो है वो कम उत्पन्न होगी। जब हम पल्वराइजर मशीन से कोयले एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे, उस बारीक पाउडर बनाने के बाद ये आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसको हम भट्टी में जलने के लिए भेजेंगे। यहाँ पर भयंकर आग लगी रहती है, इसमें बारीक पाउडर की जो है हम सप्लाई करते हैं, जिससे वो कोयला अंदर पूरी तरह से जलता है। कोयले को बारीक पीसने के बाद भट्टी के अंदर बारीक पाउडर कोयले की जो है सप्लाई की जाती है और लगातार आप देख सकते हैं इस
फोटो के माध्यम से कि कितना अत्यधिक जो है तापमान इसके अंदर क्रिएट रहता है और लगातार कोयले के बारूद पाउडर की जो सप्लाई है वो इसके अंदर होती रहती है। जब कोयले को इसके अंदर डाला जाता है तो साइड से इन पाइप्स की मदद से इसके अंदर हॉट एयर का प्रवाह कराया जाता है, गर्म वायु का प्रवाह कराया जाता है। क्यों? ताकि कोयले के अंदर अगर हल्की सी भी नमी है तो वो इसको समाप्त कर दे और कोयला अपनी पूरी सामर्थ्य से जलकर हमें जो है इसके अंदर तापमान बढ़ाने में मदद करे, पानी को भाप बढ़ाने में मदद करे। अब हम थोड़ी सी इस वीडियो की सहायता से ये जितने भी आपको भट्टी के चारों तरफ ये पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इनके अंदर सबके अंदर जो है पानी भरा रहता है और पानी के अंदर इसके अंदर सप्लाई होती है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि इस भट्टी के ऊपर टंकी नुमा संरचना में है, पानी भरा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भट्टी के चारों ओर, भट्टी के ऊपर ये पाइप नुमा ऐसे एक पाइप, दो पाइप, तीन पाइप, जिसके चारों तरफ जो है आग की लपटें उठती हैं, जिससे ये पानी जल्दी गर्म होता है और भाप इकट्ठा होकर स्टीम ड्रम में इकट्ठी होती जाती है और लगातार स्टीम आगे जो है जनरेटर की ओर तरफ सप्लाई होती है। भट्टी के पास ही पाइप में पानी की सप्लाई के लिए एक इकोनोमाइजर नामक जो युक्ति रहती है, इसको इकोनोमाइजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इकोनॉमी के लिए हमें मदद करती है। ये भट्टी एकदम पास होने के कारण इसमें जो पानी होता है वो पहले से थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। एक आप एकदम ठंडे पानी को भाप बनाइए, उसमें आपको ज्यादा एनर्जी और ज्यादा वक्त लगेगा। एक आप हल्के से गर्म पानी को भाप बनाएंगे तो उसमें आपको कम एनर्जी और कम वक्त लगेगा। इसलिए इसको भट्टी के एकदम पास रखा गया है। जब ये पानी जाता है तो ये पहले से प्री हीटेड हुआ रहता है ताकि जल्दी से जो है इसकी भाप बनती है और सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है। अब भाई कोयला तो जल गया, लेकिन उसकी वेस्टेज कहाँ गई? तो जब कोयला जलता है तो दो प्रकार की वेस्टेज बचती है, एक फ्लाई ऐश और एक बॉटम ऐश। बॉटम ऐश तो होता है वो नीचे से भट्टी के एक सप्लाई लेके उसको एक नीचे टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है और वो सीमेंट कंपनी को सीधा दे दिया जाता है, क्योंकि वो सीमेंट बनाने के लिए काम में आता है। और जो फ्लाई ऐश होता है वो ऊपर उड़ता है, तो हर भट्टी के ऊपर एक प्रिसिपिटेटर रह जाता है जो कि प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। अगर सीधा इसे हम हवा में छोड़ देंगे तो फेफड़े सारे सांस लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए उसको प्रिसिपिटेटर जो कि पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है। और आजकल सरकार ने नियम बना रखा है कि कोई भी ऐसी प्लांट खुलेगा जिसमें ये फ्लाई ऐश के रूप में जो है वो निकले, उत्सर्जन हो, तो वहां पे प्रिसिपिटेटर लगना जरूरी है, जो कि पोल्यूशन को कम करने में मदद करता है। जब स्टीम भट्टी में बन जाती है तो स्टीम को इन बड़े बड़े पाइप्स की सहायता से तो जनरेटर की तरफ सप्लाई किया जाता है, टरबाइंस के ऊपर सप्लाई किया जाता है। इसमें तीन तरह के टरबाइंस जो रहते हैं। सबसे पहले होता है वो टरबाइन जो अत्यधिक एनर्जी वाली भाप से घूमता है, उसके बाद वो टरबाइन होता है जो थोड़ी कम एनर्जी वाली भाप से घूमता है, और उसके बाद सबसे जब भाप धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसकी एनर्जी भी कम होती जाती है, तो बीच वाला टरबाइन एकदम बड़ा रहता है ताकि वो कम एनर्जी वाली भाप से भी घूम सके। तो फिर भाप इसमें तेजी से बहुत तेजी सप्लाई होती है और ये टरबाइन लगातार घूम के जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और वो आगे हाई वोल्टेज तारों से आगे हमारे शहरों तक सप्लाई होती है। स्टीम का टरबाइन पर यूज करने के बाद पूरे जनरेटर के नीचे पूरा बहुत बड़ा सा होल सा बना रहता है, जिसे हम कंडेंस होल, मतलब यहाँ पे जो भाप बची है उसको कंडेंस करने के लिए नीचे भेजा जाता है, वहां से भाप को सप्लाई किया जाता है कूलिंग टावर की तरफ। अक्सर जब हम थर्मल प्लांट्स को देखते हैं, जो बड़े बड़े टावर से ऊपर धुआं निकल रहा होता है, वो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हमारी गलत फहमी होती है। एक्चुअली वहां से जो भाप के रूप में जो पानी निकल रहा होता है वही धुआं हमको दिखाई देता है। फिर पानी यहाँ से जो ठंडा होकर नीचे कुछ पानी बन जाता है, वो नीचे की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब कूलिंग टावर के अंदर स्टीम की सप्लाई की जाती है तो आप हमेशा देखना कि नीचे से कूलिंग टावर जो है यहाँ से हवा की सप्लाई के लिए खुला रखा जाता है। तो इस टावर में आने के बाद कुछ भाप की तरह ही ऊपर उड़ जाती है और कुछ भाप पानी में कन्वर्ट होकर नीचे इकट्ठा हो जाती है। इस कारण जो है यहाँ पे पानी नीचे इकट्ठा होता रहता है। और आप देखते हैं कि जब भी कोई थर्मल प्लांट होता है तो उसके लिए उन्होंने एक रिजर्व पानी की लेक बनाई रहती है, क्योंकि अगर पानी खत्म होगा तो भाप खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनना भी बंद हो जाएगा। तो रिजर्व लेक से अंदर भी इसके अंदर पानी की सप्लाई होती रहती है। यहाँ से पानी वापस इस माध्यम से होते हुए इकोनॉमाइजर से होते हुए वो सीधा वापस भट्टी में चढ़ता रहता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और रिवर से जब सप्लाई लेते हैं तो आप लोग सोचेंगे कि भाई इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, अगर पानी में मिनरल्स रहेंगे तो भाप बहुत लेट बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी लेट बनेगी। इसलिए इस लेक से पहले जो पानी को प्यूरिफाई भी किया जाता है ताकि उसके मिनरल्स को हटा दिया जाए और हम केवल प्योर वाटर को है वो भाप बनने के लिए भेजें, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसका स्टीम बनाकर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना सके। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को करने के लिए लगातार हजारों लोग अपना पूरा डेडिकेटेड होकर जो 24 घंटे काम करते हैं ताकि हमारे जैसे बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे बिना रुके। क्योंकि अगर ये 10 मिनट भी अगर ये प्लांट रुक गया तो इसको वापस चालू करना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और बड़े बड़े शहरों की इलेक्ट्रिसिटी थम सी जाएगी। अब देखो दोस्तों, जब हम हमारे घरों में आराम से बैठकर होली और दिवाली बना रहे होते हैं, ये देखो ऐसे होली दिवाली ऐसे सब पूरे परिवार मिलकर ऐसे दिवाली बना रहे होते हैं, तब ऐसे हजारों मजदूर और हजारों डेडिकेटेड वर्कर्स ऐसे थर्मल प्लांट्स में इतनी गर्मी में हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे पूरे शहर के लिए काम कर रहे होते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे। एक बार सोचो अगर दिवाली के दिन सब लोग अपने घरों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाकर दिवाली बना रहे हो और पूरे शहर की लाइट चली जाए तो कैसा होगा? बिना लाइट की दिवाली कैसी होगी? तो इन लोगों के लिए बिना ना कोई दिवाली होती है ना कोई होली।
24 घंटे, हाँ जरूर होता है शिफ्ट पे काम करते होंगे, पर कोई ना कोई तो दिवाली के रात को सेलिब्रेशन के वक्त वहां पे काम कर ही रहा होगा। ऐसे वर्कर्स को मेरा सैल्यूट है। और अगर दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से जरा सा भी यूं लगता है कि आपको सच में थर्मल प्लांट की वर्किंग समझ आई है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कोई कमेंट देना और मेरी इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पर ऐसे ही जनरल नॉलेज की चीज़ें और जनरल चीज़ों की वर्किंग और जनरल करंट अफेयर पे जो है एक के बाद एक वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।